हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने अपनी 16 सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो एक सीरीज़ अपनी 17 नंबर है। तो क्वेश्चन जो हैं वो है हमारे न्यूरो के क्वेश्चन हैं, और वो भी पीडियाट्रिक के, न्यूरो पीडियाट्रिक। तो यहाँ से बच्चों हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बार बार चेंज करके। कभी कंडीशन हाइड्रोसिफिलिस देगा, कभी कंडीशन शंट की देगा, बहुत सारी कंडीशंस आती। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चाइल्ड इज डायग्नोज्ड with Reye syndrome and nurse develop a nursing care plan for the child and include which intervention in the plan। क्वेश्चन का कहना है, जब किसी बच्चे का डायग्नोस हुआ है रे सिंड्रोम का, तो यहाँ पे नर्स ऐसा कौन सा नर्सिंग प्लान डेवलप करेगी या फिर उस पर इंटरवेंशन करेगी। बच्चे की हेयरिंग लॉस को असेस करेगी, बच्चे का आउटपुट मॉनिटर करेगी, या फिर पोजीशन को हर 2 घंटे में चेंज करेगी, या फिर प्रोवाइड ए क्वाइट एटमॉस्फेयर विद डिम लाइट। तो हमें देखना है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे रे सिंड्रोम के अंदर। पहले बात करते हैं ये सिंड्रोम क्या है। रे सिंड्रोम बच्चों क्या होता है, एस्प्रिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ड्रग है बहुत फेमस एस्प्रिन, है ना। एस्प्रिन की लॉन्ग डोज लेने से, मतलब कोई पेशेंट है एस्प्रिन को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से खा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एस्प्रिन की ना टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी हमारी बॉडी में, एस्प्रिन टॉक्सिसिटी। और जब ये बॉडी में एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी या बॉडी में एस्प्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या देखने को मिलेगा, हमारा लीवर जो है वो फैटी हो जाएगा, फैटी लीवर देखने को मिलेगा। हमारे ब्रेन में एडिमा फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, सेरेब्रल एडिमा। और आइज़ पे जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है फोटोफोबिया, ठीक है। और इन सारी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं रे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, रे सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम जो होता है ये किस में बनता है, ये सबसे ज़्यादा बनता है चिल्ड्रंस में। यदि आप बच्चों को एस्प्रिन खिला रहे हो तो बच्चों में रे सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आप लोग अडल्ट तो एस्प्रिन खा सकते हैं, बट साइड इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता है एज़ कंपैरिजन टू चाइल्ड। लेकिन चाइल्ड्स के अंदर एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी होती है यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, आपको बहुत शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है और डिम लाइट देनी है। डिम लाइट क्यों, क्योंकि फोटोफोबिया से प्रिवेंट करना है। यदि आपने पेशेंट को स्ट्रॉन्ग लाइट दे दी तो क्या हो जाएगा, फोटोफोबिया डेवलप और ज़्यादा हो सकता है। तो हमें पेशेंट को जितना उसके डिम लाइट, और पेशेंट का जो रूम होना चाहिए वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को क्या होता है, सेरेब्रल एडिमा भी होता है। तो सारे जो है ब्रेन वाले साइन सिम्टम भी पेशेंट शो करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए नर्स डेवलप ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए चाइल्ड एट रिस्क फॉर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। बच्चे को टोनिक क्लोनिक सीजर्स हो रहे हैं। इन द प्लान ऑफ केयर द नर्स आइडेंटिफाई सीजर प्रिकॉशंस एंड डॉक्यूमेंट दैट विच आइटम नीड टू बी प्लेस एट द चाइल्ड बेड साइड। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई तो फिर क्वेश्चन हमारा गलत होगा। कोई नर्स जब डेवलप कर रही है किसी पेशेंट की प्लान ऑफ केयर, और चाइल्ड का सबसे मेजर रिस्क है, हमें अंडरलाइन करने उस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है हमसे क्वेश्चन के अंदर। जैसे टॉनिक क्लोनिक सीजर हमसे पूछ लिया है, और हमसे पूछा है टॉनिक क्लोनिक सीजर के साथ पेशेंट के बेड साइड क्या प्लेस करोगे, क्या रखोगे। इमरजेंसी कार्ड, एयरवे एंड ट्रैकोस्टमी सेट, ऑक्सीजन विद ट्रैकोस्टमी सेट, या सक्शनिंग इक्विपमेंट एंड एयरवे। होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सीजर्स जो होते हैं ना हमारे, टॉनिक क्लोनिक सीजर, यहाँ ये पूछा है टॉनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। तो पार्शियल सीजर होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जनरलाइज सीजर होता है ना। बच्चों में सीजर जो होता है ना, अब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक सीजर फेमस है। तो ये सारे सीजर्स हमें पता होने चाहिए। टॉनिक क्लोनिक सीजर, टॉनिक क्लोनिक सीजर, और टॉनिक अलग होता है, क्लोनिक अलग होता है, ठीक है। टॉनिक का टाइमिंग होता है 10 सेकेंड का, 10 to 20 सेकेंड का, मतलब इतनी देर तक रहता है। क्लोनिक का होता है 30 to 40 सेकेंड का। इन टाइमिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रायपुर एम्स में क्वेश्चन आया था कितने कितने टाइमिंग का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसमें कैसी जर्की मूवमेंट देखने को मिलती है, इसमें स्टिफनेस मिलती है, ठीक है। स्टिफनेस
होती है बॉडी के अंदर विद मूवमेंट के साथ। इसमें कैसे होती है, जर्की मूवमेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेशेंट के बेड साइड क्या रखोगे। पेशेंट को कंटिन्यूसली सीजर आ रहे हैं, मतलब हाथ पर ज़्यादा हिला रहा है टोनिक वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे इमरजेंसी कार्ड नहीं रखते। इमरजेंसी कार्ड का मतलब है मेडिकेशंस, वो सारी इमरजेंसी ड्रग जो हम इमरजेंसी कार्ड में रखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इमरजेंसी ट्रॉली देखी होगी, वो ट्रॉली के अंदर हमारी क्या होती हैं, बहुत सारे चैम्बर्स बने होते हैं, जिसमें मेडिसिन होती हैं, फिर फ्लूइड्स होता है, इंजेक्शन्स होते हैं, एम्बू बैग्स होता है, सारी डिवाइसेस होती हैं, वो सब है ना। जैसे आप इन्वेंट्री लेते हो मॉर्निंग में जाके तो इमरजेंसी कार्ड चेक करते हो, तो वही है। एयरवे एंड ट्रैक्योस्टमी सेट, एयरवे रख सकते हैं बट ट्रैक्योस्टमी सेट को क्यों रखना है। ट्रैक्योस्टमी सेट रखा जाता है बच्चों क्रूप वाली कंडीशन में, जहाँ पेशेंट को क्या होता है, लैरिंजो ब्रोंकाइटिस होता है। क्रूप वाली कंडीशन में हम ये क्वेश्चन रखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका PGI संगरूर का क्वेश्चन है, याद रखना है इस क्वेश्चन को। अभी का है 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है। ऑक्सीजन विद ट्रैक्योस्टमी सेट, ठीक है। या सक्शनिंग इक्विपमेंट एंड एयरवे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सक्शनिंग इक्विपमेंट रखना है, क्योंकि बच्चे को यदि म्यूकस आ रहा है या फिर बच्चे का स्लाइवा है, यदि उसने उस टाइम पे एस्पिरेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को यहाँ पे वेंटिलेट करना पड़ जाएगा, बच्चा एस्पिरेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या रखना है, पेशेंट की एयरवे पेशेंट के बेड साइड होनी चाहिए। एयरवे रख सकते हो पेशेंट, ताकि पेशेंट की क्या हो सकती है, एयरवे को क्लीन कर सको, एयरवे मेंटेन कर सको, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनको एयरवे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्लाइवा या फिर आपका म्यूकस जो है वो क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, वो अंदर वो पूरा का पूरा जो है कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पाता है, और वो क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है थिक म्यूकस बन जाता है। तो हमें बार बार सक्शनिंग करनी पड़ती है ऐसे बच्चों के अंदर, ठीक है। एयरवे को क्लीन करने के लिए, एयरवे को पेटेंट करने के लिए, तो क्लीन करने के लिए सक्शनिंग इक्विपमेंट रखना पड़ता है। सक्शनिंग हमें कितने टाइम तक करनी चाहिए, बस 10 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड, ठीक है। और वैसे 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि आपने 10 सेकेंड से ज़्यादा किया तो पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन डाउन हो सकता है पेशेंट की बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है, कोई नर्स केयर कर रही है किसी चाइल्ड की, रिसेंटली डायग्नोस उसका हो गया, किसका, सेरेब्रल पाल्सी का। एंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड आस्क द नर्स, बच्चे के जो पेरेंट्स नर्स से कुछ पूछते हैं इस डिसऑर्डर के बारे में, एंड द नर्स बेसिस हर रिस्पॉन्स ऑन द अंडरस्टैंड दैट सेरेब्रल पाल्सी इज। नर्स अपने रिस्पॉन्सेस पे पेशेंट को क्या समझाएगी कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी। वो आप लोग भी सोचो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या कोई इन्फ्लामेशन है हमारे ब्रेन में एज अ रिजल्ट ऑफ वायरल इलनेस, या फिर कोई कंजनाइटल कंडीशन है जिसमें मॉडरेट टू सीवियर डार्डेशन हो रही है, या फिर एक क्रोनिक डिसेबिलिटीज़ है जिसमें हमारी मसल्स इम्पेयर्ड है, मसल मूवमेंट इम्पेयर्ड है, साथ में पोस्चर भी इम्पेयर्ड है। अब सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, सेरेब्रल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। पाल्सी मतलब एक तरीके से पैरालाइसिस, ठीक है, ब्रेन पैरालाइसिस। तो इस कंडीशन में ना अपना बच्चा जो है अपने काम को कम कर पाता है, अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाता है, ईजिली नहीं कर पाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नर्स से पूछ जा रहा है सेरेब्रल पाल्सी क्या है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सेंट्रल नर्वस डिजीज़ की इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो भाई यदि आप फर्स्ट आंसर कर रहे हो तो गलत हो, क्योंकि ये जो कंडीशन है बच्चों मेनिंजाइटिस के, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, हमारी जो लेयर्स होती है ना, जो हमारी ड्यूरा मैटर है, हमारी फ्लूइड मैटर है, ये जो पाया मैटर है, आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे, है ना। तो ये मैटर जो ये हमारी जो ये होती है लेयर्स होती है, इनका इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है मेनिंजाइटिस के अंदर। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एज रिजल्ट ऑफ वायरल इलनेस, यदि आप आंसर बी कर रहे हो तो गलत हो, क्योंकि ये एनसेफेलाइटिस या एनकेफेलाइटिस की वाली कंडीशन है। वायरल इलनेस होती है एनसेफेलाइटिस वाली कंडीशन में, ठीक है। आंसर सी और डी में से आप लोग आंसर सी कर रहे होगे, क्योंकि बोल रहे हो मॉडरेट टू सीवियर रिटार्डेशन हो सकती है, ऐसा सोच रहे होगे। तो आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर मेंटल रिटार्डेशन देखने को नहीं मिलती है भाई, ये कंडीशन होती है डाउन सिंड्रोम में। क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, ट्राइजोमी देखने को मिलती है, किसकी, 21 क्रोमोसोम की, ये तो सबको पता होगा। और इसी के अंदर हमारी मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन बार बार यहाँ से आता है, सैंडल गैप कहाँ मिलता है, तो सैंडल गैप भी हमारा मिलता है डाउन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। ट्रांसवर्स लाइन कहाँ देखने को मिलती है,
मतलब हाथ के अंदर बिल्कुल सीधी रेखा दिखेगी ऐसे, जैसे आप लोगों ने अपनी रेखाएं दिखाते हो, पंडित जी के पास जाते हो, कोई रेखा ऐसी होती है, कोई रेखा ऐसी होती है, ऐसे तो बिल्कुल ट्रांसवर्स लाइन दिखती है ऐसी हाथों के अंदर। ये भी हमारे डाउन सिंड्रोम के अंदर होता है। बच्चों 3 क्वेश्चन और बताऊंगी डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम में ये आता है, डाउन सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा जो कार्डियक डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है? तो पहले होगी ASD, फिर होगी हमारी BSD, याद रखना है, ठीक है। और जो ओबेसिटी होती है भी इसका क्या है, एक मेन रीज़न है, ठीक है। तो ओबेसिटी भी एक कहीं आंसर दिया हुआ, लेकिन सबसे बेटर आपका आंसर होगा ASD और BSD, ठीक है। कार्डियक कंडीशन कोई पूछे ना आपसे तो हमेशा ASD और BSD के ऊपर ही आप लोग आंसर करोगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पटायु सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 13 नंबर, ये हमें पता होना चाहिए। एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड में होता है नंबर 18, ठीक है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। बहुत सारे सिंड्रोम से आगे जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी हम छोटी छोटी चीज़ों को भी देखते रहेंगे। अब आंसर डी बचता है कि क्रॉनिक डिसेबिलिटी है पेशेंट को, जिसमें हमारी मसल मूवमेंट एंड पोस्चर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पेशेंट चलने फिरने में इतना कामयाब नहीं है जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है। ये कभी भी एक्यूट नहीं होती है बच्चों, ये क्रॉनिक होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन ये आता है कि ये किस टाइप की मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है? तो स्पास्टिक वाली होती है एक, इसके भी अलग अलग टाइप होता है, स्पास्टिक मिक्स, ठीक है। तो स्पास्टिक वाली जो होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है सेरेब्रल पाल्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, चाइल्ड विद ऑटिज्म इज बीइंग एडमिट टू द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द नर्स शुड असाइन द चाइल्ड टू ए। जब कोई बच्चा ऑटिज्म वाला आता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, तो नर्स क्या असाइन करती है चाइल्ड को? मतलब किस टाइप का रूम असाइन करेगी? प्राइवेट रूम देगी, सेमी प्राइवेट रूम देगी, 4 बेड वार्ड रूम देगी, या फिर कॉन्टैक्ट आइसोलेशन रूम देगी? तो एक बार आप लोग अपने अपने आंसर अपने मन में सोचो, फिर हम आंसर पे चलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अब आंसर सोच रहे होंगे डी, बहुत सारे आंसर बच्चे सोच रहे होंगे सेमी प्राइवेट रूम, और बहुत सारे बच्चे आंसर सोच रहे होंगे प्राइवेट रूम, और आई थिंक 4 बेड रूम तो बच्चे जो हैं कम ही सोच रहे होंगे, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया आज तक की क्लासेस में कि स्टूडेंट्स जो हैं 4 बेडरूम वाला ऑप्शन बहुत कम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑटिज़म क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, पागलों वाला डिसऑर्डर है। स्पेशली होता किस में है? बच्चों में होता है, चाइल्ड में देखने को मिलता है। कब मिलता है? लगभग 3 साल के आसपास मिलता है। होता क्या है? बिहेवियर इंटरप्ट होता है, मतलब बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं होता है। क्या होता है? विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, मतलब सोसाइटी से एक तरीके से अपने आप को अलग कर लेते हैं बच्चे। उनका कोई भी कहीं भी इंटरेस्ट नहीं होता है, प्ले एक्टिविटीज़ के अंदर नॉट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ना ही किसी प्ले एक्टिविटीज़ के अंदर, ना ही कोई आपकी स्टडी करना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो सेपरेट होते हैं, वो सिर्फ चुपचाप बैठते हैं, उनको बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे एक तरीके से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो उनको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कहें तो ये एक तरीके का कैसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर बिहेवियर कैसा होता है उनका, इंटरेक्ट होता है, बिहेवियर में गड़बड़ होती है। तो आप बताओ ऐसे बच्चे को कौन सा रूम देंगे? मतलब बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाता है, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट आइसोलेशन रूम सबसे पहले मैंने आंसर लगा दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंसर आता है, 60% आता है ये आंसर स्टूडेंट्स का। यदि कॉन्टैक्ट आइसोलेशन रूम करे तो गलत हो, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पड़ती है जहाँ पे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये है जहाँ पे कोई फैलने वाली बीमारी होती है, जैसे आपका TB हो गया, है ना। जैसे आपने देखा होगा बर्न डिपार्टमेंट सबसे अलग होता है, आपने देखा होगा एड्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, आपने देखा मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? ताकि कुछ डिजीज़ होते हैं जो फैलने वाली होती है, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, अलग से ही उनका सेपरेशन करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोविड में सबको अलग रखते थे, है ना। तो इस तरीके से सेपरेशन जहाँ पे करते हैं उसको बोलते हैं आइसोलेशन रूम, बट यहाँ पे सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब है 4 बेड वाला रूम, मतलब हमने क्या किया, एक बड़े रूम के अंदर 4 बेड डाल दिए। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये भी, जब जनरल वार्ड में जाते हो तो एक बड़ा सा रूम होता है उसमें 4 बेड डाल देते हैं,
ठीक है, कहीं कहीं तो कर्टन लगाते हैं, कहीं कहीं तो कर्टन भी नहीं लगाते हैं, कोई प्राइवेसी मेंटेन नहीं करते, ऐसे ही पेशेंट को रख देते हैं। तो भाई ऐसे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके माइंड में गड़बड़ हो जाएगी यदि आपने 4 बेड वाला रूम दिया, क्योंकि उसे शोशना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको शांति पसंद है। अब सेमी प्राइवेट रूम का मतलब होता है एक रूम के अंदर 2 बेड डाल दिए, एक यहाँ डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया, बीच में लगा दिया हमने कर्टन। अच्छे तरीके से होता है ये वाला रूम जो होता है, ये सही होता है। लेकिन हमें आंसर बी भी नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा बच्चे को प्राइवेट रूम आंसर जाएगा। और ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत बार गलत होता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दें कि प्राइवेट रूम यहाँ देखने को मिलेगा, ना कि सेमी प्राइवेट रूम यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई नर्स है जो क्या कर रही है, असाइन टू केयर फॉर ए 8-year-old चाइल्ड विद डायग्नोसिस ऑफ द बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। एक बच्चा है 8 साल का जिसको स्कल फ्रैक्चर हो जाता है। नर्स रिव्यू द फिजिशियन ऑर्डर। नर्स जो है फिजिशियन के ऑर्डर को रिव्यू करती है, पढ़ती है और उसके बाद में कॉन्टैक्ट करती है फिजिशियन से और क्वेश्चन पुट करती है। इसका मतलब है फिजिशियन की कोई ना कोई बात नर्स को अच्छी नहीं लगी, किस बेसिस पे, बैसिलर स्कल फ्रैक्चर के बेसिस पे। तो वो क्या पूछेगी, फाइल में क्या ऐसी चीज़ मेंशन है जो उसको दोबारा से पूछने की रिक्वायरमेंट हो गई। ऑब्टेन डेली वेट, सक्शन एज नीडेड, प्रोवाइड क्लियर लिक्विड डाइट या मेंटेन ए पेटेंट आईवी लाइन। 4 ऑप्शंस हैं। तो डेली वेट जो होगा हमारा वो सही है, चेक कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें पेशेंट को हार्म हो रहा है। पेशेंट को लिक्विड डाइट दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को लिक्विड डाइट दे सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है जो बच्चा है पेशेंट आपका एस्पिरेट कर दे, पेशेंट को बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, कोई एस्पिरेट वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं हुई, कोई सीजर नहीं आ रहे हैं जो आप लोग यहाँ पे आप पूछ रहे हो। आंसर डी आप कह रहे हो पेटेंट आईवी लाइन मेंटेन करो, तो बात ठीक है, बिल्कुल सही है। यदि पेशेंट को इंट्रावेनियस फ्लूइड चल रहा है तो उसकी लाइन बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना, कुछ यहाँ पे जो है इन्फिल्ट्रेशन या फ्लेबाइटिस थ्रोम्बोसिस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आंसर डी भी एक्यूरेट आंसर है। तो सबसे ज़्यादा यदि नर्स किसी बात पे पूछेगी तो वो है सक्शन एज नीडेड, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में सक्शन हमारा बहुत ही कम होता है और क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इंटरनली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आप बार बार सक्शन करोगे। तो सक्शन एज नीडेड आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है सक्शन एज नीडेड आंसर क्यों है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें रिव्यू क्यों करना है। यदि आपको आंसर बी करके आओगे आप बिल्कुल, इट मीन्स आप लोगों को बी आंसर नहीं लग रहा है, तो आप लोग बिल्कुल रॉन्ग हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर बी ही आपका हमेशा जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को की पिक ले लेके मेरे पास सेंड की है और सबका यही है कि मैम ये आंसर नहीं होना चाहिए। अब नहीं होगा तो आपको एम्स क्या करेगा भाई, 1 नंबर नेगेटिव में पहुंचा देगा, क्योंकि मैंने जितने भी बुक्स पढ़ी है सब के अंदर आंसर बी सही माना हुआ है, ठीक है। अब यदि आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो -1 कम कर लोगे, यदि आप ठीक है बुक्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो -1 प्लस कर लोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक पेशेंट है जिसका लंबर पंचर परफॉर्म किया गया है, चाइल्ड सस्पेक्टेड है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। पेशेंट का CSF लिया, मतलब पेशेंट का कल्चर लिया है, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया है और एनालिसिस किया, लैब में भेज दिया है। अब नर्स रिव्यू करती है उस रिज़ल्ट को CSF के और देखती है कि किस टाइप का रिज़ल्ट फाउंड होगा कि हम कहें पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। क्लियर CSF फ्लूइड देखने को मिलेगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा और ग्लूकोज डिक्रीज होगा। देखते हैं ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ भी क्लियर CSF है, बस प्रेशर डिक्रीज है और प्रोटीन बढ़ चुका है। इरिलीवेंट ऑप्शन है, प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, बस हमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के 2 कंडीशन देखना होता है, ग्लूकोज और प्रोटीन, ये 2 चीज़ें देखनी होती हैं। सी कह रहे हैं क्लाउडी CSF है और प्रोटीन बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज डिक्रीज है। डी कह रहा है क्लाउडी CSF है, डिक्रीज प्रोटीन है और डिक्रीज ग्लूकोज है। तो आंसर डी भी गलत। क्या होता है, एक चीज़ तो इंक्रीज़ होती है और एक चीज़ होती है डिक्रीज़। तो आंसर बच्चों कभी भी क्लियर CSF नहीं जाएगा। जो कोई कंडीशंस होती हैं, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंडीशन दी है तो क्लियर CSF नहीं जाएगा, यहाँ होगा क्लाउडी CSF, मतलब कुछ मिल्किश CSF दिखाई देगा आपको, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम, ये क्वेश्चन भी आपका SGPGI और
PGI संगरूर दोनों में पूछा गया था, तो अभी जो एग्ज़ाम लगे थे, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आंसर होगा हमारा सी। बच्चों बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है ना, ये कैसा होता है, सेप्टिक होता है। ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है 2019 में कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज नोन एज सेप्टिक या एसेप्टिक। तो आपको पता होना चाहिए सेप्टिक। मेनिंजाइटिस फैलता कैसे है, तो पता होना चाहिए ड्रॉपलेट रूट से फैलता है। ठीक है, ड्रॉपलेट रूट से मेनिंजाइटिस जो है फैलता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, CSF फ्लूइड लेते हैं। कहाँ से लोगे आप, लंबर पंचर कर सकते हो। लंबर पंचर कहाँ से करते हैं, L3 और L4 की वर्टिब्रा से करते हैं। ठीक है, लंबर पंचर के लिए कितनी वायल्स रखनी होती है, 3 वायल्स रखनी होती है। भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 3 वायल्स हमें पेशेंट के बेड साइड रखनी होती है, 2 नहीं 3 वायल रखनी होती हैं। ठीक है, तीनों वायल में सैंपल्स रखने होते हैं, ताकि जो है यहाँ वैसे तो 2 वायल्स के सैंपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 1 वायल हमें रख के चलनी होती है। ठीक है, तो LP जब हम करते हैं तो नीडल का साइज़ कितना होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना, नहीं आता है तो भी बताना, तो मैं आपको बताऊंगी नीडल का साइज़ कितना होता है। जो नीडल होता है उसका कलर कैसा होता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, देन उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए होगा। अब उसके बाद है मेनिंजाइटिस की बात हम लोग कर रहे थे, जो ड्रॉपलेट से होता है CSF, और CSF का जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, यही होते हैं। यदि हम mm ऑफ Hg में बात करें तो 3 to 8 mmHg। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पेशेंट को यहाँ भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कन्फर्म कर दिया गया है, बच्चा है। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर। तो इस बेसिस पे कि जिस बेसिस पे हमारा मेनिंजाइटिस ट्रांसमिशन कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो इस बेसिस पे नर्स कौन सा प्लान बनाएगी। एंट्रिक प्रिकॉशंस मेंटेन करेगी, नेवर आंसर, मतलब गलत आंसर है। मेंटेन न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन करना रेस्पिरेटरी आइसोलेशन को एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक। अभी हम लोगों ने देखा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैसे होता है बच्चों, ड्रॉपलेट से होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट। ठीक है, एंट्रिक प्रिकॉशन हम वहाँ करते हैं जो डिजीज़ कॉन्टामिनेटेड फूड से या फ्लूइड से होती है, जो कॉन्टामिनेटेड फूड से या फ्लूइड से होती है। फॉर एग्जांपल हमारा कैलोरा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया। ये सारी के सारे डिजीज़ में हमें एंट्रिक प्रिकॉशन मेंटेन करना होता है। न्यूट्रोपेनिक मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ मेंटेन कर रहे हो आप WBC को, और ये देख रहे हो पेशेंट को जो भी आउटसाइड चीज़ें हैं उनसे प्रिवेंट करना है। मतलब आपको आउटसाइड फ्लावर्स नहीं रखने पेशेंट के बेड साइड। ठीक है, मतलब जो आप बाहर से गार्डन से तोड़ के लेके आ रहे हो, या फिर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स नहीं रखने होते पेशेंट के बेड साइड। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप लोग जो एनक्लेक्स पढ़ते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जब भी किसी पेशेंट को, या फिर आपको जो है पेशेंट के बेड साइड पानी स्टोर नहीं करना है, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन चीज़ों को मेंटेन करना है। आंसर सी कह रहा है किसी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है, आंसर सी बिल्कुल गलत है। बी आंसर डी होगा। हमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन को मेंटेन करना होता है कम से कम भी। जब पेशेंट को 24 घंटे हो गए हैं एंटीबायोटिक को लिए हुए, तब हमें क्या करना है, पेशेंट का आइसोलेशन मेंटेन करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बच्चों मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का। ये टारगेट हाई का फेमस क्वेश्चन है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कुछ ऐसी है जो आप लोगों ने टीबी वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा पढ़ी है, जिसको बोलते हैं रिफैम्पेसिन। ठीक है, रिफैम्पेसिन सबसे ज़्यादा क्या करती है, यूरिन के कलर में इफेक्ट डालती है, मतलब रेड ऑरेंज कलर का यूरिन कराती है, या फिर कुछ फ्लू लाइक सिम्टम भी कराती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा 7 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट आप लोगों को देंगी। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लाइक्स बहुत कम आते हैं वीडियोस के ऊपर। आप लोगों को क्या मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती हैं क्या? आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। इमरजेंसी रूम नर्स जो परफॉर्म करती है, एक असेसमेंट को देख रही है, चाइल्ड सस्पेक्ट करता है बीइंग सेक्सुअली अब्यूज, बच्चे के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है,
तो ऐसी कौन सी असेसमेंट है जो यहाँ पे नर्स क्या करेगी, मोस्ट लाइकली स्पॉट दिस सस्पिशन, या फिर नर्स जो है सबसे, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान देगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा हमें दिखाए कि पेशेंट के साथ एक्चुअली अब्यूज़ हुआ है, ऐसा कौन सा डाटा नर्स जो है पेशेंट से लेगी कि वो ये दिखाएगा कि इससे बच्चा जो है सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है। पुअर हाइजीन से, पेरेंट्स के फियर से, बच्चे की वॉकिंग में डिफ़िकल्टी है, या फिर बच्चे के सर पे चोट लग गई, बेल्ट स्पॉट ऑन द स्कैल्प। क्वेश्चन मैं कहूँ तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 7 स्टार, ठीक है, हद से ज़्यादा मतलब हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हो तो हम लोग क्या होते हैं फिर धीरे धीरे नेगेटिव में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं और हमें आंसर लगता है कुछ और, आंसर जाता है कुछ और। जैसे कि फॉर एग्जांपल आंसर किया है, आंसर डी सोचा है, ठीक है, आंसर बी सोचा है, बच्चों ने आंसर बी और आंसर डी सोच लिया होगा कि मैम का जो भी आंसर होगा, ठीक है, हम तो वीडियो बंद कर दें, आंसर बी और डी में से आंसर एक होगा। कुछ बच्चों ने अपना डी, कुछ बच्चों ने अपना बी आंसर लगाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप दोनों ही गलत हो, ना ही ऑप्शन बी सही होगा, ना ही ऑप्शन डी सही होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन डी वालों को सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे बच्चे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। यदि फिज़िकल अब्यूज़ होता ना, जैसे आप लोग देखते हो रोड साइड पे जो मारपीट होती है फिज़िकली तरीके से, फिज़िकल अब्यूज़ होता, तो अब आंसर डी मान सकते थे कि बच्चे के सर पे चोट लग गई, हमने इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर लिया। अब आंसर बी वालों को एलिमिनेट करते हैं, फियर ऑफ द पेरेंट्स। क्या आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो कि बच्चे को फाइनली अब्यूज़ हुआ या नहीं हुआ? पेरेंट्स को तो फियर वैसे भी रहेगा, जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो फियर रहता ही रहता है, लेकिन क्लाइंट की बात करें, पेशेंट की बात करें, तो आप ऐसा कौन सा डाटा लोगे जिससे आप असेस कर सकते हो बच्चे के साथ वाकई में ये जो स्ट्रेटजीज है ये हुई है, ये घटना घटित हुई है, तो बच्चे की चाल में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इट मीन्स सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है। आंसर सी इज़ राइट, ठीक है, आंसर सी इज़ राइट। और आंसर सी मुझे नहीं लगता बहुत बच्चों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो आंसर सी जिसने किया वो कमेंट करना, आंसर सी हमें लगा था, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, लाइक बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और सब्सक्राइब करा करो भाई चैनल को, वीडियोज़ को देख के एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लिया करो। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।